हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से इंतहाई अहम यूनिट हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनके वीडियोस के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हाइपर सेंसिटिविटी के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे और इसी के साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। हाइपर सेंसिटिविटी का जो यूनिट है वो हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर हाफिज अहमद लुबाब खटक ने। अब हमारे पास है इंट्रोडक्शन, लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये समझा दूं कि हाइपर सेंसिटिविटी किसे कहते हैं। देखो, हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब भी कोई सी बाहर सी कोई चीज़, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई फ्लूइड हो, चाहे वो कोई पार्टिकल हो, जो हमारे बॉडी को डैमेज करे, तो उसकी तरफ हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पांस जो है वो एक ऐसा रिस्पांस है जो वो कोशिश करता है कि वो एंटीजन को या वो पार्टिकल जो बाहर से आ रहा है जो हमें डैमेज कर सकता है, वो उसके खिलाफ फाइट करता है और उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ये रिस्पांस शो करता है तो इसको हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम सेंसिटिव है। लेकिन अगर यही इम्यून सिस्टम ने इन्हीं एंटीजन्स को या बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को एबनॉर्मल रिस्पांस देना शुरू कर दिया या नॉर्मल से ज़्यादा रिस्पांस देना शुरू कर दिया, तो उस कंडीशन को फिर हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव है और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ पे लिखा है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिफर टू एक्सेसिव undesirable immune reaction produced by the normal immune system including allergies and autoimmunity। जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी होता है या ऑटो इम्यून जो रिस्पांस है या जो रिएक्शन है, वो ये कंडीशन है कि उसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्सेसिव मतलब नॉर्मल से ज़्यादा और अनडिज़ायरेबल जो रिस्पांस या रिएक्शन हम नहीं चाहते, ये वो रिएक्शन स्टार्ट कर लेता है, शो करता है, प्रोड्यूस करता है जो हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम होता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी और ये अक्सर एलर्जी के फॉर्म में होता है या ऑटो इम्यूनिटी के फॉर्म में होता है। एलर्जी किसे कहते हैं? हम अक्सर सुनते हैं ना कि इस बंदे को जो है इस खुशबू के इस टाइप से एलर्जी है, या जो है पुराने कपड़े पहन लेता है इसको एलर्जी होती है, या पोलन से एलर्जी होती है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल रिस्पांस होता है, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। एलर्जी आगे स्लाइड्स में आ रहा है तो हम डिटेल से एक्सप्लेन कर लेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि एलर्जी किसे कहते हैं। दीज रिएक्शन में बी डैमेजिंग, अनकंफर्टेबल और ओकेशनली फैटल। जिस तरह मैंने कहा कि ये हमारे बॉडी का नॉर्मल रिस्पांस नहीं है, तो अगर नॉर्मल रिस्पांस नहीं है तो ये डैमेजिंग रिएक्शन होते हैं, मतलब इससे हमारे बॉडी को नुकसान होता है। अनकंफर्टेबल होते हैं, हमारे बॉडी कंफर्टेबल नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती, रिलैक्स नहीं होती जब ये रिएक्शन शो होते हैं। और ये ओकेशनली फैटल भी हो सकते हैं, इससे डेथ भी हो सकती है किसी पर्सन की, जो आगे स्लाइड में फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सही है। अब हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी की डिफिनीशन है, जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी कर दी कि अ स्टेट ऑफ अल्टर्ड रिएक्टिविटी इन विच द बॉडी रिएक्ट with an exaggerated immune response to a foreign agent। जब भी हमारी बॉडी फॉरेन एजेंट को एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पांस शो करेगी, एक्स्ट्रा इम्यून रिस्पांस शो करेगी, तो उस कंडीशन को हम फिर क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। सही है। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम हाइपर सेंसिटिविटी वर्ड कॉइन्ड बाय वॉन प्रिकेट
और ये कितने में कौन सी ईयर 1906 के 1906 में वॉन फ्रेक्वेट जो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट उन्होंने फर्स्ट टाइम हाइपर सेंसिटिविटी का वर्ड यूज किया था। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। Jelcombs classified the reaction into 4 types based on mechanism। hypersensitivity जो reaction है इसके मेन 4 types हैं और ये 4 type क्लासिफाई किए थे Jelcombs ने, सही है, जिसमें फर्स्ट टाइप जो है वो थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है तो उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी के जो रिमेनिंग टाइप्स हैं वो हमने इस यूनिट के बाकी पार्ट्स में एक्सप्लेन किए हैं और वो उनकी वीडियोस लेक्चर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। टाइप 1 रिएक्शन जिसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं, तो आगे स्लाइड में आ रहा है कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं। यहां पे एक लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा दी हुई है जो कि एमसीक्यूज हो सकता है कि टाइप 1, 2, 3 आर एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के 4 टाइप्स हैं, तो इसमें जो पहले 3 टाइप्स हैं टाइप 1, 2 और 3, तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है कि इसमें हमारे पास एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो 4th टाइप है तो वो हमारे पास सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, उसमें हमारे पास सेल इन्वॉल्व होता है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। आगे स्लाइड्स में आएगा, आगे हम पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी अगर इन्वॉल्व होती है तो वो किस तरह टाइप 1 में इन्वॉल्व होती है। 2 और 3 का वो तो हमने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एंटीजन विल बी ऑलवेज फॉरेन एंड फ्री। देखो जो हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो ये एबनॉर्मल रिएक्शन है एंटीजन की तरफ। एंटीजन कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से आए और आपकी इम्यून सिस्टम को क्या करे, आपका इम्यून सिस्टम उसको रिस्पांस शो करे, उसको एंटीजन कहते हैं। तो कोई पोलन हो सकता है, बी स्टिंग हो सकता है, मतलब मक्खी वगैरह अगर आपको डंग मार देती है या कोई जो है काट लेती है, सही है, तो ये चीजें हो सकती हैं। IgE एंटीबॉडी आर इन्वॉल्व। एंटीबॉडीज एंटीजन किसे कहते हैं, तो ये इम्यूनिटी की यूनिट में ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है जो अक्सर एग्जाम में एमसीक्यूज आता है। IgE फिक्स्ड ऑन मास्ट सेल एंड बेसोफिल। मास्ट सेल और बेसोफिल ये हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स हैं, सही है, और इसके ऊपर ये एंटीबॉडीज होती हैं। और ये बेसोफिल वगैरह ये जब हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो उसमें ये केमिकल मीडिएटर हिस्टामिन एक एक्स्ट्रा मिकदार में रिलीज करते हैं। नो फ्री इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इसमें कोई भी फ्री नहीं होते बल्कि ये एंटीबॉडी अटैच होती है सेल के ऊपर, सिंपल। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आल्सो कॉल्ड एलर्जी। ये जो हम कहते हैं ना कि इस बंदे को एलर्जी है तो वो असल में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है। तो एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम एलर्जी भी कहते हैं। और इसमें केमिकल मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास हिस्टामिन आता है, ल्यूकोट्रीन आता है, जो आगे स्लाइड में आ रहा है। तो ये स्लाइड भी एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको कहा था कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी क्यों कहते हैं, तो वो अब यहां पे क्लियर हो जाएगा। एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी local reaction type 1 hypersensitivity is also known as immediate और एनाफाइलेक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी। देखो एनाफाइलेक्टिक इसे कहते हैं कि जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है उसका रिस्पांस इंतहाई ज्यादा क्विक होता है। तो क्विक और इमीडिएट रिस्पांस की वजह से इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक या एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, जो कि कभी कभार हमारे पास काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, नुकसानदेह हो जाती है और इससे कभी कभार डेथ भी काज हो जाती है, वाकया हो जाती है। Anaphylaxis is a life-threatening allergic reaction that can occur within minutes of exposure to a specific allergen। जिस तरह मैंने आपको कहा ये इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह एलर्जिक रिएक्शन है और बहुत जल्द स्टार्ट होता है जब एक पर्सन एलर्जन को एक्सपोज हो जाए। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें क्या करना होता है, आपने ये इमीडिएट अटेंशन आपने इसको देनी होती है।
दीज रिएक्शन में इन्वॉल्व स्किन, अगर रिएक्शन है तो स्किन में आपके पास क्या हो जाते हैं, उस पर धब्बे से पड़ जाते हैं। इसके बाद आई है तो आई आपकी रेड हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। अगर आपके नोज इन्वॉल्व है तो नेजोफेरेंक्स हो जाता, नेजोफेरेंक्स इन्वॉल्व है तो रिनोरिया वगैरह हो जाता है, नेजल फ्लो वगैरह स्टार्ट हो जाती है। अगर ब्रोंको पल्मोनरी टिश्यू इन्वॉल्व है तो ये एस्थमा काज कर सकता है। एस्थमा क्या है कि स्पूटम वगैरह आपके सांस के नाले में फंस जाता है, जिसमें आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। हे फीवर आपको इससे हो सकता है। एसिजिमा स्किन रिएक्शन आपके हो सकते हैं, बी स्टिंग की वजह से हो सकता है, फूड एलर्जीज की वजह से भी हो सकता है। तो ये इसके मेनली काजेज हैं और ये इसके क्या है, ये इसके साइन सिम्टम है जो रिएक्शन में आपको हो सकते हैं। एक्सपोजर में बी इंजेक्शन, या तो आप कोई चीज खा लेते हो जो एलर्जी काज कर लेती है, या इनहेल कर लेते हो पोलन ग्रेन्स वगैरह, या इंजेक्शन के फॉर्म में अगर कोई इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है आपके ऊपर, वो कहते नहीं कि रिएक्शन किए कर दिया इंजेक्शन ने, तो वो ये एनाफिलैक्टिक शॉक रिएक्शन होता है या एनाफिलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है। या कोई चीज अगर आपके बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो इन वजह से आपको क्या हो सकते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफिलैक्टिक शॉक आपको हो सकता है। और हॉस्पिटल आईसीयू में ड्यूटी करते हुए मैंने खुद इस तरह का पेशेंट जो है वो देखा था कि उसको टैबलेट, जिसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता, सिंपल सी टैबलेट है हमारे पास, एंटीबायोटिक है, उसकी वजह से उसको इस तरह रिएक्शन हुआ कि वो जो है ना उसका सीपीआर किया गया और उसको इंटुबेट किया गया, वेंटिलेटर पे डाल दिया गया और वो खुद सांस नहीं ले सकता था। एक टैबलेट ने जो है ना इतना नुकसान कर दिया था, क्योंकि उसके अटेंडेंट कह रहे थे कि इसने कुछ टाइम पहले ये टैबलेट खाया था। तो जो एनाफाइलैक्सिस होती हैं या एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं, तो ये इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह है और इसको इमीडिएट अटेंशन आपने देनी होगी। जो हमारे पास सिस्टमेटिक रिएक्शन है, मतलब यह है कि इसमें कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टम वाइज आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। द रिएक्शन में काज अ रेंज ऑफ सिम्टम फ्रॉम माइनर इनकन्वीनियंस टू डेथ। क्या होते हैं, इससे माइनर सिम्टम भी होते हैं, अक्सर कभी कभार होते हैं ना, हमारा किसी चीज के साथ हाथ लग जाता है तो हमारा हाथ खारिश करना स्टार्ट कर लेता है, जो कुछ टाइम बाद खुद सेट हो जाते हैं। तो इसका जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो माइनर भी हो सकते हैं सिम्टम, या वो इंतहाई खतरनाक भी हो सकते हैं जिससे डेथ भी वाकया हो जाए। The reaction usually takes 5 to 15 minutes from the time of exposure to antigen, जो कि मोस्ट कॉमन एंटीजन हमारे पास हैं, पोलन्स वगैरह हो गया, बी स्टिंग्स वगैरह। Although some it may have a delayed onset। देखो नॉर्मली जो इसका ऑनसेट है ये 5 से लेके 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, आप में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, खारिश शुरू हो जाएगी, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम आ सकते हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। लेकिन कभी कभार ये रिएक्शन 10 लेके 12 घंटों तक ये डिले हो सकता है। मतलब वो सिम्टम आप में 8 घंटों, 10 घंटों, 11 घंटों, 12 घंटों बाद भी वो सिम्टम आपने अपीयर हो सकते हैं। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन, अगर कोई इंजेक्शन लगाता है, मिसाल के तौर पे पेनिसिलिन जो कि हमारे पास एंटीबायोटिक हैं, तो इससे भी ये रिएक्शन हो सकता है। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, ये वो रूट है जो ओरल के अलावा हम यूज करते हैं, जो IM हो गया, IV हो गया, जो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। विद इन मिनट्स इचिंग, रेडिंग ऑफ स्किन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया, स्वेलिंग ऑफ लिप्स एंड टंग एंड थ्रोट। तो ये आप MCQs के लिए याद रख लें कि जो सिस्टमेटिक रिएक्शन है आपके पास एनाफाइलैक्टिक शॉक का, उसमें क्या स्किन रेडनेस हो सकती है, इचिंग आ सकती है, खारिश जो है उस पर आप हो सकती है, इचिंग वगैरह जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया, एब्डोमिनल पेन आपको हो सकता है, वोमिटिंग, डायरिया, स्किन, टंग्स या थ्रोट की स्वेलिंग हो सकती है, जो है एस्थमेटिक टाइप आपके पास जो है वो रिस्पांस शो हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये सिस्टमेटिक रिएक्शन है एनाफाइलैक्टिक शॉक का। ड्यूरिंग सेवरल मिनट डेथ में अकर ड्यू टू कोलैप्स ऑफ सर्कुलेशन, ड्रॉप्स ब्लड प्रेशर। और अगर आप इसको टाइम पे वो कंट्रोल ना कर लो तो इससे आपके पास क्या होता है सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह ड्रॉप कर सकता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, सांस में दुश्वारी की वजह से आपकी डेथ
हो सकती हैं। सही है। अब जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना कि इसमें केमिकल मीडिएटर इन्वॉल्व होते हैं और ये कहा कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या है कि कौन से केमिकल मीडिएटर्स जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में रिएक्शन में मतलब इन्वॉल्व होते हैं। तो प्राइमरी मीडिएटर हमारे पास हिस्टामीन है जो कि मोस्ट पोटेंट केमिकल मीडिएटर है, बहुत तेजी के साथ आप में ये रिस्पांस शो करेगा। हिस्टामीन, और हिस्टामीन कहाँ पे होता है मैंने आपको बता दिया कि ये बेसोफिल सेल्स में होता है। सही है। हिस्टामीन काजेस स्मूथ कंट्रैक्शन एंड स्मूथ प्रेजेंट इन आवर वे। क्या मतलब, ये स्मूथ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि ये हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं हमारे ईयरवे के, उसमें कंट्रैक्शन स्टार्ट कर लेता है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स हो जाती है, ब्रांकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जो हमारा अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं। सही है। जो हमारा क्या है कि स्मूथ मसल, जो हमारे ट्रीकिया, जो हमारे ब्रोंकियोल्स वगैरह, उनकी कंस्ट्रिक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रिक्शन कहते हैं तंग करने को, ये उनको तंग कर लेता है, नैरो कर देता है। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, थ्रोम्बोक्सेन A2 जो कि केमिकल मीडिएटर है, लेकिन ये प्राइमरी मीडिएटर में आता है और ये भी वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रख लें। इसके बाद सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो केमिकल मीडिएटर है प्राइमरी, इसका मेन काम स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन करना है, उसको कंट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास सांस लेने में फिर आपको दुश्वारी होती है। इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन। कैपिलरीज की परमिएबिलिटी आपके पास इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह या इचिंग वगैरह स्टार्ट होती है। दूसरा ये है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन आपके पास स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो प्राइमरी मीडिएटर्स होते हैं, तो ये इन तरीकों से क्या करते हैं, आप में हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को शो करते हैं। सेकेंडरी जो मीडिएटर है उसमें ल्यूकोट्रीन आता है एंड प्रोटोग्लैंडिन आता है। तो एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि ये ल्यूकोट्रीन और प्रोटोग्लैंडिन जो है ये सेकेंडरी मीडिएटर हैं, जबकि थ्रोम्बोक्सेन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामीन ये प्राइमरी मीडिएटर हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। सेकेंडरी मीडिएटर में क्या है कि फॉर्म फ्रॉम डिसरप्टेड सेल मेम्ब्रेन ऑफ मास्ट सेल एंड अदर ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है कि जब आपके पास मास्ट सेल जो हैं, अगर वो आपके पास रप्चर हो जाता है एलर्जन की वजह से, तो वो आपके बॉडी या आपके बॉडी को वो क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है कि ल्यूकोट्रीन और प्रोटाग्लैंडिन रिलीज किया जाए। दे आर पावरफुल ब्रांको कंस्ट्रिक्टर। ये और भी नुकसान का बना देते हैं और ब्रांको कंस्ट्रिक्शन काज कर लेते हैं। ब्रांको कंस्ट्रिक्शन मतलब आपका ब्रोंकस नैरो हो जाता है। स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस बेसिकली ल्यूकोट्रीन। ल्यूकोट्रीन हमारे पास ये स्लोली रिलीज होता है, क्योंकि प्राइमरी मीडिएटर पहले अपना काम करेंगे, उसके बाद सेल ब्रेक होगा और उस सेल मेम्ब्रेन की वजह से जो है ना ये बनना स्टार्ट होंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो वही बात जो मैंने आपको की कि ये हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम के स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये हमारे पास एलर्जेंस, तो वो कंपोनेंट या वो मटेरियल या वो एंटीजन जो कि एलर्जी काज करते हैं उनको एलर्जेंस कहते हैं। एलर्जन आर नॉन पैरासाइट एंटीजन दैट कैन स्टिमुलेट अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पांस। वो हमारे पास एलर्जन, वो देखो इनको नॉन पैरासाइट एंटीजन क्यों कहते हैं। पैरासाइट तो वो चीजें होती हैं या वो एंटीजन या पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये चीजें तो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल होती हैं। अब पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स में बाहर के मौसम में जो हमारे पास ज्यादा एलर्जी होती है, तो पोलन ग्रेन तो नॉर्मल चीज है हमारे बॉडी के लिए, वो तो कोई पैरासाइट नहीं है। लेकिन जो पेशेंट एलर्जिक होता है तो उनके लिए ये चीजें एलर्जन का काम करती हैं, उनके बॉडी में एलर्जी रिस्पांस को शो करती हैं। एलर्जन बाइंड टू IgE एंटीबॉडी एंड ट्रिगर डीग्रेनुलेशन ऑफ केमिकल मीडिएटर। क्या करता है कि ये एलर्जन IgE एंटीबॉडी के साथ मिलता है और केमिकल मीडिएटर्स की डीग्रेनुलेशन करते हैं। वो केमिकल मीडिएटर जो सेल के अंदर होते हैं, सेल को ब्रोक करके वो केमिकल मीडिएटर्स की रिलीज कराते हैं ये एलर्जन। तो आप सिंपल एमसीक्यूज के लिए याद कर सकते हैं कि एलर्जन कोई भी ऐसा एंटीजन जिसकी तरफ हमारे बॉडी इम्यून रिस्पांस शो करे, एलर्जिक रिस्पांस शो करे, उनको एलर्जेंस कहते हैं।
अब हमारे पास मेनली दो फेजेस होती हैं एलर्जी की या एलर्जिक रिस्पांस की। एक है इमीडिएट फेज जो कि एकदम अब्रप्ट हमारे पास जो स्टेज है कि व्हेन any antigen or allergen enter into the host and initiate the production of IgE antibody. These IgE antibody bind to their surface of mast cell and basophil. क्या होता है कि कोई भी एलर्जन जब हमारे बॉडी में इंटर होगा और उसके रिस्पांस में हमारे बॉडी में IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। अब ये IgE एंटीबॉडीज ये मास्ट सेल और बेसोफिल सेल के ऊपर अटैच हो जाती है। देखो ये अभी मैं मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करा रहा हूं, लिहाजा इसको आपने गौर से सुनना है और सीखना है कि जब भी कोई एलर्जन हमारे बॉडी में इंटर होगा हमारा बॉडी रिस्पांस शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, आईजी एंटीबॉडीज। अब आईजी एंटीबॉडीज जाके सेल्स के अटैच हो जाते हैं मास्ट सेल और बेसोफिल सेल पे। सेकेंड एक्सपोजर ऑफ सेम एलर्जन बाइंड टू द कॉम्बिनेशन मास्ट सेल एंड आईजी एंटीबॉडी। अब अगर ये एलर्जन सेकेंड टाइम आएगा तो तब ये अटैच होगा आईजीई एंटीबॉडी और मास्ट सेल के ऊपर, मतलब यहां ऊपर तो मास्ट सेल्स के साथ अटैच हो गई आईजी एंटीबॉडीज। अब यही बंदा अगर दूसरी दफा एक्सपोज होता है तो फिर क्या होगा कि ये मास्ट सेल आईजी एंटीबॉडी ये तो मिक्स थे, इसके साथ एडिशनल क्या करेगा हमारे पास ये एलर्जन बाइंड हो जाएगा। दिस थ्री कॉम्बिनेशन allergen, IgE, mast cell and basophil lead to production of certain mediator chemical substance from the granule। और जब ये तीन चीजें अटैच हो जाती हैं तो तब हमारे पास सेल से केमिकल मीडिएटर आना स्टार्ट हो जाते हैं। These granules are present in the mast cell and basophil in the performed stage। दिस इमीडिएट फेज कंप्लीट 1 to 2 मिनट। मतलब क्या होता है कि ये ग्रेनुलेशन वगैरह का बनना, ये तीन चीज़ों का अटैच होना, तो ये 1 से लेके 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे बॉडी में ये रिस्पांस होता है। अब वो इमीडिएट फेज था, अब ये लेट फेज है, सेकेंड स्टेज है फेज है कि इट स्टार्ट 5 to 6 मिनट लेटर, इट मेनली इन्वॉल्व इन टू लिकोट्रीन। देखो ये 5 से लेके 6 मिनट्स के बाद स्टार्ट हो जाता है और इसमें लिकोट्रीन इन्वॉल्व होते हैं। और लिकोट्रीन मैंने आपको कहा कि कौन से मीडिएटर है, सेकेंडरी मीडिएटर। मास्ट सेल एंड बेसोफिल बोथ आर डिस्ट्रॉयड, ये दोनों सेल जो है ये टूट जाते हैं। इसके ऊपर आईजीई बैठा हुआ था और इसके ऊपर हमारे पास क्या था, इसके बेसोफिल सेल थे और एलर्जन था, तो ये सेल्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे बस्ट ओपन एंड दे प्रोड्यूस लिकोट्रीन एंड अदर केमिकल मीडिएटर आउटसाइड देम। और ये सिंपल टूटते नहीं है बल्कि अपने टूटने से के साथ साथ ये लिकोट्रीन और केमिकल मीडिएटर को रिलीज कर लेते हैं सराउंडिंग में। At this stage, type 1 hypersensitivity reaction is called anaphylaxis। और इस टाइम पे इसको फिर हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी। अभी आपका माइंड क्लियर होगा कि एनाफाइलैक्टिक किस तरह बन आता है, एनाफाइलैक्टिक जो है वो रिएक्शन क्या होता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने पिक्चर के फॉर्म में आपको वो तमाम चीजें दिखाई है जो अभी हमें एक्सप्लेन कर दी। हमारे पास है कि what is the sequence of event in an IgE mediated hypersensitive response, कि IgE की वजह से जो hypersensitive response होता है, मतलब टाइप 1 hypersensitivity, उसके जो इवेंट्स है आप वो सीक्वेंस वाइज हमें बता दे कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो सबसे पहले प्लाज्मा सेल सेक्रीट करेगा IgE एंटीबॉडीज को। वो IgE एंटीबॉडी बाइंड टू सेंसिटाइज मास्ट सेल एंड ब्लड बेसोफिल थ्रू FC रिसेप्टर। वो जो IgE एंटीबॉडीज होंगे वो मास्ट सेल और ब्लड बेसोफिल के साथ अटैच होंगे थ्रू FC रिसेप्टर। अब अगर ये पर्सन दोबारा क्या होते हैं एक्सपोज होता है उस एलर्जन को, तो फिर क्या होगा कि व्हेन द एलर्जन अपीयर अगेन, जब अगर कुछ दिनों बाद वो एलर्जन फिर उस पर्सन के बॉडी में जाता है तो फिर क्या होता है, इट क्रॉस लिंक विद मास्ट सेल IgE एंड काज डीग्रेनुलेशन रिलीजिंग ग्रेन्यूल। तो ये क्या होते हैं कि वो मास्ट सेल जिसके साथ IgE कंबाइन हुआ था या वो बेसोफिल सेल जिसके साथ IgE कंबाइन हुआ था, तो बेसोफिल IgE या मास्ट सेल IgE बने थे।
सही है। अब ये उसके साथ एलर्जन अटैच हो जाता है और उनको ग्रेन्यूल्स में तकसीम कर देता है, ग्रेन्यूल छोटे छोटे बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। मीडिएटर्स जो होते हैं, जो केमिकल मीडिएटर्स जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हिस्टामिन होते हैं, इंटरल्यूकिन होते हैं, तो वो इन ग्रेन्यूल्स में होते हैं, एक्ट ऑन द सराउंडिंग टिश्यू सच ए स्मूथ मसल, स्मॉल ब्लड वेसल एंड म्यूकस ग्लैंड एंड काज आ सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो ये क्या है कि ये वो तमाम इवेंट की सीक्वेंस है कि इस तरीके से आपके पास क्या होता है, आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस होता है। इससे आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, ये सीक्वेंस आपसे वो मांग सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अगर मिड एग्जाम होता है, या आपका पेपर अगर आप केएमयू के अलावा बाकी यूनिवर्सिटियों से वो कर रहे हैं ना बीएसएन, तो उसमें से अगर सब्जेक्टिव है तो इससे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। और वो जो चीज हमने वहां पे एक्सप्लेन की, यहां डायग्राम के थ्रू वो चीज आपको दिखाई गई है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपका माइंड क्लियर हो सकता है। अब ये एमसीक्यूज का स्लाइड है कि कौन कौन से कॉमन एलर्जन्स हैं जो आपके पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को एलर्जी भी कहते हैं। एलर्जन वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एलर्जिक रिस्पांस हमारे पास शो करते हैं। तो कॉमन एलर्जन जो है दैट आर एसोसिएटेड विद टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, तो उसमें हमारे पास प्रोटीन्स अगर हैं तो फॉरेन सीरम इसमें आ सकता है, वैक्सीन हमारे पास आ सकते हैं। अगर प्लांट्स पोलन्स हैं तो इसमें रेग्रास, रेगवीड, हमारे पास डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह के जो हैं पोलन्स वगैरह वो इसमें आ सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स जो हैं, जिस तरह पेनिसिलिन्स हो गया, लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, सल्फोनामाइड्स हो गए, सिलिसाइलेट, ये सारे आप लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे आपको इनके नेम याद होने चाहिए कि ये ड्रग्स हमारे पास क्या कर सकते हैं, एलर्जी काज कर सकते हैं। खुराक या फूड के फार्म में अगर हैं तो नट्स हो गए, सी फीड हो गए, कुछ लोगों को एक्स एलर्जी होती है, कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, मिल्क पीने के बाद उनका पेट एकदम से खराब होता है। तो ये क्या है, ये फूड में आते हैं। इंसेक्ट्स प्रोडक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं, अगर शहद की मक्खी या किसी मच्छर वगैरह आपको काट लेता है, मक्खी वो स्टिंग मार डंग मार लेती है, तो उससे भी आपके पास क्या हो सकता है, आंट विनोम वगैरह आपके पास ये एलर्जी हो सकती है। इसके बाद मोल्ड स्पोर्स हैं, जिस तरह फंजाई वगैरह के स्पोर्स वगैरह, उसको अगर आप एक्सपोज होते हो, एनिमल हेयर्स वगैरह या डेंडर उनके फुजला वगैरह, अक्सर लोग होते हैं ना कि वो जानवर को अपने नज़दीक नहीं छोड़ते, बिल्ली वगैरह उसके हाथ वगैरह से लग जाए तो उसकी एलर्जी होती, खारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हैं जो बॉडी में एलर्जी काज कर सकते हैं, इसलिए इनको एलर्जन कहते हैं। अब हमारे पास क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कौन से होंगे, मतलब क्लिनिकली आपको कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को एलर्जी हो गई है। तो स्किन में आर्टिसीरिया आ सकता है, डर्मेटाइटिस आ सकता है। डर्मेटाइटिस स्किन इन्फेक्शन को कहते हैं या इन्फ्लेमेशन को, सही है। आर्टिसीरिया मैंने आपको पहले कह दिया कि स्किन पे बड़े बड़े चाप से बन जाते हैं, रेड जो है वहाँ पे निशान से बन जाते हैं। लंग्स अगर हम की बात करें तो इसमें ब्रांकियोल एस्थमा आता है। ब्रांकियोल एस्थमा का मतलब ये है कि जब टाइप 1 रिस्पिरेटरी आपके पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब आपके पास होगा तो उसमें लंग्स में इन्फ्लेमेटरी आपके पास इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, अपर जो आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक है, ब्रांकियोल्स वगैरह जो ब्रांकियोल एस्थमा इसको कहते हैं, तो उसमें वो एयरवे जो होती है वो तंग हो जाती है। नोज अगर है तो रेनाइटिस हो सकता है, नेजल फ्लो, आपके नाक से जो ना पानी बहेगा, मतलब वो नोज बहेगा आपका, सही है। आई में कंजक्टिवाइटिस हो सकते हैं, आईज आपकी रेड हो जाती है। जीआईटी में क्या हो सकते हैं, वोमिटिंग आपको हो सकती है। जीआईटी कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसमें आपको वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। स्वेलिंग ऑफ लिप्स, आपके लिप्स स्वेल हो जाते हैं, टंग स्वेल हो जाती है, थ्रोट स्वेल हो जाती है, माउथ स्वेल हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये वो तमाम के तमाम साइन सिम्टम हैं, शिकायत हैं जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आपको होंगे। अब इसके बाद बात हुई है
एटोपी की। एटोपी किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल होस्ट टू प्रोड्यूस रेज्ड लेवल ऑफ आईजीई एंटीबॉडी इन द बॉडी। देखो कुछ लोग होते हैं कि वो पहले नेचुरली ही से वो इस तरह उनकी बॉडी होती है कि उसमें आईजीई एंटीबॉडी जो कि एलर्जी काज करती है वो बहुत ज्यादा बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो ख़ानदानी लोग होते हैं, मतलब जो ख़ानदानी या फैमिली वाइज जो है ना एलर्जिक होते हैं, तो वो उनको एटोपी कहते हैं। इसके बाद इंक्रीज टेंडेंसी IL4 लीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ IgE। हमारे पास क्या है कि इंटरल्यूकिन 4, IL मतलब इंटरल्यूकिन 4, ये हमारे पास क्या है? एक साइटोकाइनिन है। इसका काम क्या है? ये भी आईजीई एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इसके बाद IL4 इज प्रोड्यूस, और जो इंटरल्यूकिन, देखो इंटरल्यूकिन 4 जो हमारे पास है ये आईजीई एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। अब कोई भी चीज जो इंटरल्यूकिन 4 को प्रोडक्शन करे तो वो अल्टरनेटली क्या कर सकता है? इनडायरेक्टली वो एंटीबॉडी आईजीई को इंक्रीज कर रहा है और एलर्जिक रिस्पांस आपका बढ़ेगा। तो हमारे पास इंटरल्यूकिन 4 हो क्या है? वो इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ आईजीई, और ये इंटरल्यूकिन 4 जो है इसकी प्रोडक्शन किस चीज के थ्रू होती है? TH4 के थ्रू इसकी प्रोडक्शन होती है। इसको कहते हैं टाइप 1 हेल्पर भी, इस सेल भी इसको कहते हैं। ये क्या है? ये इंटरफेरॉन गेमा एंड इंटरल्यूकिन 2 का जो है इससे बना होता है, और ये इंटरल्यूकिन 4 की प्रोडक्शन करते हैं, और वही इंटरल्यूकिन 4 फिर आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। सही है? तो ये फिर आप एमसीक्यूज के लिए इस स्लाइड को अच्छे तरीके से याद कर लें। अब जो है हमारे पास है कि हाउ टू डिटेक्ट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अब अगर आपको कोई बंदा कहे कि मुझे कैसे पता चलेगा, या आपका पेशेंट आपको कहे, या आपका एग्जामिनर आपसे पूछे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो है मुझे एलर्जी है, और एलर्जी के बाद फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस चीज से एलर्जी है, तो उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं जो एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लें, पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रीवियस हिस्ट्री, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। एक तो आप क्लिनिकल साइन सिम्टम उससे पूछोगे, पहले क्या होता था, आपको खारिश स्टार्ट हो जाती है, सांस बंद होना स्टार्ट हो जाता है, पेट वगैरह खराब हो जाता है, ये क्लिनिकल हिस्ट्री जो अभी हमने साइन सिम्टम पढ़े। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग टेस्ट हैं उसमें फर्स्ट टेस्ट है रास्ट। रास्ट स्टैंड फॉर रेडियो एलर्जियो सॉर्बेंट टेस्ट। ये क्या होता है? इन दिस टेस्ट वी जस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ आईजीई इन नैनोग्राम टुवर्ड अ स्पेसिफिक एंटीजन। इसमें स्पेसिफिक एंटीजन को वो बंदा एक्सपोज किया जाता है और उसके बॉडी में आईजीई की प्रोडक्शन को चेक किया जाता है थ्रू ब्लड टेस्ट। सही है? तो ये स्पेसिफिक एंटीजन की तरफ ये आपके बॉडी का एलर्जिक रिस्पांस जो चेक किया जाता है तो वो रास टेस्ट के थ्रू चेक किया जाता है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। दूसरा टेस्ट है रिस्ट। रिस्ट स्टैंड फॉर रेडियो इम्यूनोसार्बेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है? इन दिस टेस्ट वी आल्सो मेजर द अमाउंट ऑफ आईजीई नॉट टुवर्ड स्पेसिफिक एंटीजन एलर्जन सॉरी। इसमें ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के आईजीई की प्रोडक्शन को तो चेक किया जाता है लेकिन स्पेसिफिक एंटीजन की तरफ नहीं, वैसे जनरली चेक किया जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास फिर रिस्ट है। ये 2 एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखो क्योंकि ये न्यू जो है टेस्ट ऐड हुए हैं आपके स्लाइड्स में, प्रीवियस स्लाइड में ये नहीं था, लिहाजा ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इन दिस टेस्ट वी मेजर द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आईजी, और हम क्या करेंगे? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आईजीई चेक करेंगे, जनरली चेक करेंगे, फिर स्पेसिफिक एंटीजन की तरफ चेक करेंगे, फिर हमें पता चलेगा, पहले पता चलेगा आया इस बंदे को एलर्जी है या नहीं, अगर है उसके बाद फिर हम ये पता लगाएंगे कि किस स्पेसिफिक चीज की तरफ ये पर्सन एलर्जिक है। अब जो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है टाइप 1, उसमें ड्रग्स हम डिफरेंट ड्रग यूज कर सकते हैं, जिस तरह एनसेड यूज कर लिए, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक ब्लॉक, हिस्टामिन रिसेप्टर हमने यूज किए, स्टेरॉइड हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो है हम डेक्सामेथासोन यूज करते हैं, हाइड्रोकार्टिसोन वगैरह। तो ये क्या है? ये एलर्जिक रिएक्शन को खत्म करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए जो है ना हम ये स्टेरॉइड्स वगैरह यूज करते हैं, डेक्सा वगैरह। अक्सर आपने देखा होगा जिसको एलर्जी होती है तो कहते हैं एविल डेक्सा लगाओ, तो ये क्या होता है? ये आपका यही एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है। इसके बाद थियोफाइलिन और एपिनेफ्रिन
prolong or increase CAMP level in mast cell which inhibit granulation। क्या होता है कि थियोफाइलिन या एपिनेफ्रिन भी हम लगाते हैं, ये भी क्या करता है, ये भी पेशेंट को जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर लेकर आते हैं। या हम ऐसा करें कि मास्ट सेल में जो ग्रेनुलेशन होती है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, उस ग्रेनुलेशन को हम स्टॉप कर ले। CAMP कहते हैं कॉन्टैक्ट एलर्जन मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि इसमें हम ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि हम कम से कम उस पर्सन को एक्सपोज हो उस एलर्जन की तरफ। सही है। और लास्ट में हमारे पास है कि हम इम्यूनोथेरेपी भी करते हैं थ्रू वैक्सीनेशन वगैरह। डिसेंसिटाइजेशन या हाइपोसेंसिटाइजेशन इज आल्सो नोन एज एलर्जी शॉट्स, रिपीटेड इंजेक्शन ऑफ एलर्जन टू रिड्यूस द IgE ऑन मास्ट सेल एंड प्रोड्यूस IgG। क्या होता है कि हमारे पास इम्यूनोथेरेपी भी हम करते हैं कि हम वैक्सीन लगाते हैं ताकि वो बंदा अगर उस एलर्जन को एक्सपोज हो तो वो एलर्जन की तरफ अपना रिस्पांस शो ना करे, इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। इसके बाद क्या है, रिपीटेड इंजेक्शन लगाए जाते हैं एलर्जन को ताकि IgE की क्या है कि वो प्रोडक्शन आपके पास कम हो जाए और IgG प्रोड्यूस हो जाए। IgG ऐसी एंटीबॉडी होती है कि वो हमारे बॉडी के इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, उसको न्यूट्रलाइज करती है। सही है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी और उसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का लेक्चर था। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट्स आप हमसे पूछ सकते हैं। नर्सिस पैरामेडिक्स से रिलेटेड तमाम वीडियोस लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।